समय की बात है। रामपुर गांव में सुरेश नाम का किसान अपनी पत्नी रीमा के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। अरे भाई सुरेश, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। जी रामू काका, इस बार की फसल पहले से बहुत अच्छी हुई है। अब सोच रहा हूँ कि कल से कटाई शुरू कर दूँ। हाँ हाँ भाई सुरेश, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। कटाई कल से शुरू कर दो, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। आज धूप है तो कल बारिश भी हो सकती है, और अगर बारिश हो गई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। जी काका, मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छा सुरेश, अब मैं चलता हूँ। फिर सुरेश भी खुशी खुशी घर चला जाता है। घर पहुंचकर सुरेश फसल के बारे में अपने पत्नी को बताता है, तो वह भी बहुत खुश होती है। फिर सुरेश खाना खाने बैठ जाता है। तभी बाहर जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। और बादल भी गरजने लगते हैं। यह देखकर सुरेश और मीना बहुत घबरा जाते हैं। रीमा, मौसम बदल रहा है और अगर बारिश आ गई तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तभी बारिश शुरू हो जाती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती। 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही और चौथे दिन बारिश रुकी। रीमा, बारिश तो थम गई, अब मैं जरा खेत के हालात देख कर आता हूँ। इतना कहकर सुरेश खेत की तरफ चल देता है। जब वह खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि पूरी फसल बर्बाद हो गई है। इतना सब देखने के बाद वह घर चला आया और घर पहुंचकर मीरा को सारी बात बताया। इस साल की फसल तो बर्बाद हो गई। अब अगले साल के फसल बुआई के लिए मैं रामू काका से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। फिर सुरेश रामू काका के घर की तरफ चल देता है और वहाँ पहुंचकर उनसे पैसे मांगने लगता है। देखो भाई सुरेश, मैं तुम्हें उधार तो दे दूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। लेकिन रामू काका, मैं ठहरा एक गरीब किसान, मेरे पास क्या है जो मैं गिरवी रखूंगा। कैसी बात कर रहे हो सुरेश? तुम्हारा खेत है ना, तुम उसको गिरवी रख के पैसे ले जाओ। लेकिन रामू काका, फिर सुरेश को न चाहते हुए भी अपने खेत को गिरवी रखना पड़ता है। सुरेश पैसे लेकर घर की तरफ चल देता है। चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लगी, तो वह पानी पीने के लिए पास के ही एक नदी के पास गया और पैसों को नीचे रखकर पानी पीने लगा। तभी जोर से हवा चली और पैसे उड़कर नदी में गिर गए। यह देखकर सुरेश बहुत दुखी हुआ और वहीं रोने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है पुत्र, क्यों रो रहे हो? जब उसने आवाज़ की तरफ देखा तो वह चौंक गया। घबराओ मत पुत्र, मैं जल देवता हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अब बताओ तुम क्यों रो रहे हो? हे जल देवता, मेरे पैसे इस नदी में गिर गए हैं। वह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कृपा कर उसे ढूंढकर मुझे लौटा दे। ठीक है पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पैसे ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर जल देवता पानी के अंदर चले गए। कुछ देर बाद जल देवता बाहर आए। उनके साथ में सोने के नोट थे। देखो पुत्र, क्या यही है तुम्हारे पैसे? नहीं नहीं जल देवता, मैं एक गरीब किसान हूँ,
मेरे पास सोने के नोट कहाँ से आएंगे, ये मेरे नहीं हैं। फिर जल देवता वापिस नदी में जाते हैं और इस बार वे चांदी के नोट के साथ बाहर आते हैं। ध्यान से देखो पुत्र, क्या यही है तुम्हारे पैसे? आपसे कोई गलती हुई है जल देवता, ये पैसे भी मेरे नहीं हैं। एक बार फिर जल देवता पानी के अंदर गए और इस बार वे सुरेश के असली पैसों के साथ साथ सोने और चांदी के नोट भी लेकर बाहर आए और बोले, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ सुरेश, ये लो इसे रखो और प्रसन्न रहो। यह कहकर जल देवता ने सारे नोट सुरेश को दे दिया। फिर सुरेश जल देवता को धन्यवाद कहकर घर चला गया। घर पहुंचकर सुरेश ने जो भी हुआ वो अपने पत्नी को बताया। यह सब बात सुरेश का पड़ोसी हरिया खिड़की के पास खड़ा होकर सुन रहा था। जल देवता के बारे में जानने के बाद उसके मन में लालच आ गया और वह घर जाकर उसके पास जितने भी पैसे थे उसे लेकर नदी के पास पहुंच गया। फिर वह जानबूझकर पैसों को नदी में फेंक दिया और रोने लगा। तभी उसको भी वही आवाज़ सुनाई दी जो सुरेश ने सुना था। क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो? इतना सुनते ही हरिया झट से बोला, हे जल देवता, मेरे पैसे नदी में गिर गए हैं, कृपा कर उसे ढूंढ कर मुझे लौटा दे। ठीक है पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पैसे ढूंढ कर लाता हूँ। फिर जल देवता पानी के अंदर चले गए और कुछ देर बाद वापस आए। उनके हाथ में सोने के नोट थे। फिर जल देवता ने हरिया से पूछा, देखो पुत्र, क्या यही तुम्हारे पैसे हैं? जी जल देवता, यही मेरे पैसे हैं। हरिया को झूठ बोलता देख जल देवता क्रोधित हो गए और बोले, हरिया तुम बहुत ही लालची इंसान हो, मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूँ, जाओ यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इतना कहकर जल देवता पानी के अंदर चले गए। फिर हरिया निराश होकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। आज हरिया को यह सबक मिल चुका था कि बेईमानी का फल ऐसा होता है कि जो आपके पास है उसे भी गंवाना पड़ता है।